तो ये जो वीडियो सीरीज़ है असल में विनय भाई खुद टेक्नोलॉजी में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। करीब करीब शायद आपको 20 साल का एक्सपीरियंस होगा टेक्नोलॉजी, तो 20 साल से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का एक्सपीरियंस है। एंड विनय भाई काफ़ी कंट्रीज़ घूम चुके हैं, कितने 35 तो करीब करीब 35 से ज़्यादा देशों में भी घूम चुके हैं। जिस तरह आप लोगों को पता होगा कि मैं जर्मन और स्पेनिश बोल सकता हूँ, विनय भाई भी पॉजिलिंगुअल है, कई सारे देशों में रह चुके हैं और काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ ये टेक्नोलॉजी में काम कर चुके हैं। मैं और विनय भाई साथ में अमेज़ॉन में काम कर चुके हैं और मैं अपने मेडिकल रीज़न से मैंने हट गया था वहाँ से, बट कंटिन्यू फॉर सम टाइम। एनीवेज, आज मैं ये जानना चाहता हूँ विनय भाई, आपको क्या लगता है कि अब जो टेक्नोलॉजी का जो फ्यूचर है, जैसे लोग और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं, तो हम रियल टाइम बातें कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बात कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इसका दूसरे मतलब कई सारे देशों में दुनिया में क्या इम्पैक्ट होगा? फॉर एग्जांपल जर्मनी है जैसे, या यूके है, आपको क्या लगता है जो डेवलप कंट्रीज़ है उस पर मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या इम्पैक्ट होने वाला है? डेवलप कंट्रीज़ में ऐसा होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ होगा। अच्छा, क्योंकि उसमें मैन पावर की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, बेसिकली आप क्या कर रहे हो, मैन पावर रिप्लेस करके एक बॉट को जॉब दे रहे हो, ठीक है, या तो एक प्रोग्राम को जॉब दे रहे हो। ठीक है, तो जिस कंट्री में पॉपुलेशन बहुत कम है, अच्छा, जिस कंट्री में लोग कम हैं, हाँ जी, जिस कंट्री में जगह कम है, अच्छा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है इस टेक्नोलॉजी। अच्छा, अच्छा, और वो ऑलरेडी हम देख रहे हैं, जैसे सेल्फ लर्निंग व्हीकल्स कार्स यूज़ हो रही है। हाँ जी, फॉर एग्जांपल जिसकी टेस्टिंग चल रही है, सारी जो यूज़ होने वाली है वो डेवलप कंट्रीज़ में होने वाली है, तो स्टार्ट है। अच्छा, उसके बाद में अगर जब इंडिया आ जाए, अच्छा। इंडिया आ जाए। पर आपको क्या ऐसा लगता है कि जो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो डेवलप कंट्रीज़ में रिलेटिवली कम है कंपेयर टू लेट्स से डेवलपिंग कंट्रीज़, इसकी वजह से शायद डेवलप कंट्रीज़ पहले ये टेक्नोलॉजीज़ की तरफ जाती हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, और वन ऑफ द रीजंस इसमें क्या हो रहा है कि डेवलप कंट्रीज जो है इनके पास पैसे की कमी नहीं है, मोस्ट ऑफ दिस कंट्रीज। अच्छा, तो इनकी अच्छा, इकोनॉमी फिर भी स्टेबल है कंपैरेटिवली। अच्छा, अच्छा, जीडीपी जो है इनका, इफ यू कंपेयर इट लाइक इफ इंडिविजुअल वैल्यू अगर लिया जाए, हाँ इंडिविजुअल जी, पर्सन हाँ जी, जो होता है, हाँ जी, तो उसकी जो एक आम आदमी की कमाने की जो हैसियत होती है साल की, हाँ जी, तो वहाँ पर ज़्यादा है, अच्छा, और उसकी वजह से वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी को। अच्छा, और वहाँ पे पॉसिबल है कि आप सारी गाड़ियों को ऑटोमेट कर दो, जैसे ऊबर हो गया, अच्छा, तो ऊबर में सारी की सारी गाड़ियाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जैसे बॉट पे चलाओ, विदाउट ड्राइवरलेस व्हीकल जिसे कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे ये चलेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये मॉडल अगर इम्प्लीमेंट करें हाँ तो जी। शायद बैकफायर हो सकता है। नहीं, तो आपको क्या लगता है इंडिया में, मतलब आप कह रहे बैकफायर हो सकता है कि क्या आप कह रहे कि बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं होगा, कि 10 साल ज़्यादा लगेंगे, मतलब कर्व में, कि अगर विदेश में भी हो रहा है तो आज से 10 साल के बाद इंडिया में होगा, ऐसा कुछ है? मुझे तो लगता है कि अगर विदेश में आज इम्प्लीमेंट हो जाए पूरी तरह से, हाँ जी, तो समझो अगर आज इम्प्लीमेंट हो जाए तो फिर 20 या 25 साल बाद इंडिया में आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, 20 से 25 साल तक। तो मेरा एक सवाल ये है कि जब आप ये कहते हैं कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी है, सबसे ज़्यादा यूज़ केस बन सकते हैं और चांस है टेक्नोलॉजी अप्लाई करने का, इससे एक मैसिव लार्ज स्केल लेवल पे अनएम्प्लॉयमेंट भी तो होगा, क्योंकि वो लोग जिनकी नौकरी जो ऊबर चलाते थे अब ऊबर नहीं चला रहे, तो फिर उनके लिए क्या होगा? व्हाट्स नेक्स्ट फॉर देम? तो अगर आप यूरोप देखें या तो फिर कनाडा देखें, हाँ जी, जितने सारे टैक्सी ड्राइवर है बेसिकली असाइलम सीकर्स हैं, जो पहले अच्छा, 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 रिफ्यूजीज हैं, हाँ जी, जो हाँ अलग जी, अलग कंट्रीज से आए हुए हाँ हैं, जी, हाँ जी, सीरिया से कोई आया सीरिया है, से कोई आए हुए हैं, बांग्लादेश से आया है, बांग्लादेश से आए हुए हैं। हाँ जी, हाँ तो जी, इनके जॉब्स डेफिनेटली चले जाएंगे, लेकिन वहाँ पे सोशल सपोर्ट भी है, अच्छा, सोशल सिक्योरिटी है। हाँ, तो सबके पास एक समझो अप्रोक्सीमेटली 800 यूरो, हाँ, या तो 800 फिर 800 यूरो, 800 हाँ, यूरोज जो है, हाँ, या तो फिर समझो कनाडा में अप्रोक्सीमेटली 1000 कैनेडियन डॉलर्स हाँ, इनके अकाउंट में ऐसे महीने के लिए आ जाते हैं। मतलब वो ये है कि आप इमिग्रेट हो जाओ, आपके लिए नौकरी नहीं है, नौकरियाँ सब मशीन के पास है, आप हाँ। $1000 लो हाँ। और कनाडा रहो, नो। तो इससे कनाडा का फायदा क्या है? उन्हें तो अपनी जेब से खिलाना पड़ रहा है, बिल्कुल टैक्स सही, देना पड़ रहा है। बिल्कुल सही। तो अब इसमें ये होगा कि समझो अगर इस ड्राइवरलेस व्हीकल जो है, हाँ जी, अगर ड्राइवर की कमाई थी महीने की $5000, अच्छा, समझो कैनेडियन डॉलर पकड़ लो, तो 5000 से वो 1000 पे आ गई, वो 4000 जो है वो जो कंपनी चला रही है उसको मिल जाएगा। अच्छा, तो अच्छा, इसमें अच्छा, फायदा होगा उस कंपनी का जो ड्राइवरलेस व्हीकल चला रही है। तो बेसिकली जो रिच होगा वो बहुत एक्सट्रीमली रिच हो जाएगा, Absolutely. और बाकी सब लोग जो मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास आपके बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NLP SI जो कहते हो, मशीन लर्निंग जो चल रही है, हाँ जी, ये सब जो है ये एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की ओर हमें ले जाए। अच्छा, एक्सट्रीम कैपिटलिज्म, अच्छा, बिल्कुल।
तो विनय भाई मेरा एक सवाल है, अगर ये एक्सट्रीम कैपिटलिज्म की तरफ ले जा रही है तो अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ यूके की इकोनॉमी कोलैप्स कर गई है। हाँ। अगर आप यूके से, शायद आप लोगों को पता ना कि यूके के पूरे यूके के आउटपुट में से अगर आप लंदन का जीडीपी पर कैपिटा हटा दें तो यूके एक्चुअली परफॉर्म्स एट द लेवल ऑफ मिसिसिपी। इट इज़ वन ऑफ, इट्स नॉट अ वेरी रिच कंट्री, बट बिकॉज लंदन इटसेल्फ बहुत ज़्यादा बैंकिंग एंड बीएफएसआई में बहुत पैसा जनरेट करता है तो पूरी यूके की इकोनॉमी को अपलिफ्ट करता है। बट सवाल ये है कि अगर एक्सट्रीम कैपिटलिज्म हो जाएगा तो क्या आप चाह रहे हो कि ये एक, जैसे एक बहुत पहले एक पिक्चर आई थी, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जिसमें मॉडल इंजन्स, जिसमें शहर ना बड़े बड़े इंजन्स बन गए थे और लंदन जाके दूसरे शहरों पर अटैक कर रहा है। हाँ। बाकी सारा यूके मतलब दरिद्रता में हाँ। गरीब हो चुका है, और सिर्फ लंदन में सारा पैसा है, मल्टी मिलियनर्स वहाँ रहते हैं और उनके नौकर वहाँ रहते हैं जो उनके लिए काम करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हो, लॉयर्स हो, और बाकी पूरी पॉपुलेशन सब्सिडीज है। क्या ऐसे होने वाला? और अगर ऐसा होने वाला तो फिर इंडिया जैसी कंट्री में कैसे चलेगा? तो आपको एक सिंपल चीज़ बोलता हूँ, बहुत पहले ये जो कोक का टिन आप देख रहे हो, ये आप खरीदते थे दुकान से, दुकान वाला आपको देता था, हैंड ओवर करता था अपने हाथ से। हाँ। अभी ऐसी बहुत सारी वेंडिंग मशीन्स आ गई है जहाँ पर कोई आदमी नहीं होता और आप कोक की ये टिन खरीद सकते हो। अच्छा। और ये वेंडिंग मशीन सारी दुनिया में है। अच्छा। आप बस पैसा अंदर डालो, कोक ले लो और हाँ, वेंडिंग मशीन से। हाँ, हाँ। अब सिस्टम इतनी आगे चली गई कि खाली कोक नहीं है, बस उसमें आप हर चीज़ ले सकते हो उस वेंडिंग मशीन में। हाँ, हाँ, तो बेसिकली ये जो जॉब था, जो वेंडिंग मशीन के पास जो आदमी काम करता था, सेल्स वाला, वो चला गया है, ऑलमोस्ट चला गया है। हाँ जी, हाँ जी। जो बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, हाँ जी, जो बड़े बड़े रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जॉब नहीं, पे सारी वेंडिंग मशीन्स पे चल रहा है। हाँ जी। तो ये इस तरह ऑटोमेशन का नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो भी ज़रूर आएगा। अच्छा अच्छा, मतलब कॉस्ट कम होगा हर चीज़ का, हाँ। पर बदले में लोगों में नौकरियां नहीं होगी, तो जो बिल्कुल। अफोर्ड कर सकता है बहुत कुछ अफोर्ड कर पाएगा, और जो नहीं कर सकता वो तो ही इज वन ऑफ द उसमें नहीं। तो वन ऑफ द प्री क्राइटेरियाज in my opinion for artificial intelligence was that the world should have a low population number. I would say less than 1/10 of the current population. और एक मिनट, let me stop you on the thought process, क्योंकि मैंने किसी एक साइकिक से बात करी थी जिसने यही चीज़ें प्रिडिक्ट करी थी। Are you pointing towards depopulation? Absolutely. Oh my God. आप एक बार depopulation मेरे वीडियो में समझा सकते हो, इसका क्या मतलब है? So depopulation का मतलब ये होता है कि जो current population है somehow bring it down to a smaller number as much as possible. Now how it is done is something I would not like to explicitly नहीं, बोलिए explain. आप प्लीज़ बताइए, But हिंदी में maybe बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद निशांत आपको बताए कि ये कैसे होगा, क्योंकि इसके काफ़ी तरीके हैं। अब इसमें से कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, कैसे होगा, या वो बीमारियां हो जाए, लड़ाइयाँ हो जाए, कोविड जैसे कई लोग बिल्कुल, कहते हैं डीपॉपुलेशन के लिए था। बिल्कुल। रशिया यूक्रेन वॉर में करीब 5 लाख यूक्रेनियन आदमी मर चुके हैं, बिल्कुल। वो भी यंग लोग, और अब यंग लड़कियां मर रही हैं। तो यूक्रेन करीब अगले 5 से 10 साल में कम्प्लीटली डीपॉपुलेट हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन में जैसे जैसे औरत की एज बढ़ती है उसकी फर्टिलिटी कम होती है। अगर आपने 18 से 35 साल के सारे लड़के और लड़की मार दिए तो उस देश में पॉपुलेशन नहीं होता। मतलब ये तो वो बात होगी कि जापान की पॉपुलेशन अगले 50 साल में शायद आधी हो जाए। Absolutely. और ये डूल से सिनारियो है, पर ये हो सकता है। बट फिर आप ये, अगर आपका ये पर्सपेक्टिव है कि ऐसे हो रहा है, तो फिर हाउ डू वी डील विद दिस? इससे क्या तैयारी करें हम अपनी? So dealing with this is difficult. जैसे आपने देखा कि कोविड के टाइम में बहुत सारा चेंज आ गया। The population has gone down to a great extent. How? We all know it. One was the disease itself. Second, we know the impact of the vaccines. Vaccine से क्या हुआ है सबको पता है। Number of people who are still dying is remarkable. अभी भी चौक जा रहा है। हार्ट अटैक बहुत ही कॉमन हो गया कोविड के बाद। और पहले कैसे होता था कि ईशान, if you remember, हार्ट अटैक से ज़्यादा मेल मरते थे। There were more male deaths related to heart attack. अब ऐसा नहीं रहा है। Even ladies are dying because of heart attacks and big numbers. जैसे आप मीडिया पे देख रहे हो कि कोई एक्ट्रेस मर गई, कोई मॉडल मर गई, कोई फैशन शो में जो रैंप पे चलती थी वो मॉडल मर गई, कोई इंस्टाग्राम वाली मॉडल मर गई, कोई टीवी एक्ट्रेस मर गई। सो ये सब होते जा रहा है और हमें ये पता चल रहा है कि लेडीज़ मर गई बिकॉज के ये एक्ट्रेसेस हैं, ये मॉडल्स हैं। अगर यही कोई नॉर्मल लड़की होती तो कोई न्यूज़ उसको कवर नहीं करता। तो फिर विनय भाई आप क्या कहेंगे कि जैसे हम तो भारत में, हम इंडिया में, व्हाट शुड वी डू टू ग्रो एंड सर्वाइव? Yeah, so for this I would say definitely a lot of reforms are required. And to start with, मैंने और एक बात कहना चाहता हूँ इसमें कि रिफॉर्म्स जब आप कह रहे हो, बहुत तरीके के रिफॉर्म्स होते हैं इसमें। और जैसे कि मोदी जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि सोशल रिफॉर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंट्री, ये खुद मोदी जी ने कहा था पहले। इफ़ यू लिसन टू स्पीच या तो आप गूगल कर लो, मोदी जी ने कहा था कि इंडिया के लिए सोशल रिफॉर्म बहुत ज़रूरी है। वो जिस स्पीड में होने चाहिए उस स्पीड में नहीं हो रहे एक्चुअली, अनफॉर्चुनेटली। तो ये रैपिड रिफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे जुडिशल रिफॉर्म। इंडिया को आज जुडिशल रिफॉर्म की ज़रूरत है। समथिंग एज सिंपल एज अ डाइवोर्स।
डेवलप कंट्रीज में डाइवोर्स के लिए 3 महीने लगते हैं, बस 3 महीने। यहाँ पे 10 साल चले जाते हैं। तो इस रेट में आप प्रोग्रेस नहीं कर सकते। सही कहते हैं, बहुत सही कहते हैं कि देखिए जैसे विनय भाई ने कहा कि सोसाइटी में रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए जुडिशियल सिस्टम और कई सारे। आपको लगता है इंडिया को टैक्स रिफॉर्म की भी ज़रूरत है कि डेफिनेटली टैक्स की थोड़ी बहुत जीएसटी इज अ वेरी गुड थिंग। आई वुड पर्सनली से कि इसमें क्या हो गया है कि जब से डिजिटलाइजेशन हो गया है, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, सॉरी थोड़ा सा किसी का वो था, हाँ बोलिए। तो जैसे ही आप देख रहे हो कि डिजिटाइजेशन हो गया है, डीमोनेटाइजेशन हो गया है, उसके बाद में सब कुछ जो चल रहा है वो डिजिटल कैश पे चल रहा है। हाँ जी। तो आई वुड सपोर्ट दिस मूव्स, क्योंकि एक ज़माने में हम लोग ऐसे सोचते थे ये क्यों हो गया, लेकिन आज पता चल रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं करके। जिस तरह डीमोनेटाइजेशन हैंडल किया गया, मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, लेकिन डीमोनेटाइजेशन एज अ कंसेप्ट सही है, उसका एग्जीक्यूशन सही है, उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं हुआ। पर अब मैं अगर आपसे पूछूं, मेरे को ऐसा लगता है कि 2024 का इलेक्शन जीतने के बाद मोदी जी टेक्निकली इज नथिंग टू लूज, तो वो कहेंगे कि भाई मेरा तीसरा टर्म हो गया, 2 साल के बाद वैसे ही 75 का होने वाला। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई पर्सनली थिंक कि मोदी जी ना बैक ब्रेकिंग रिफॉर्म्स लेंगे। क्योंकि तब तक मेरे ख्याल से I wouldn't surprised if Yogi Adityanath takes over in between. In 26. In 26. I would say that. So probably are you saying कि 24, 25 इलेक्शन जीतने के बाद जिस तरह 370 ये और धड़ रिफॉर्म्स लाना शुरू करेंगे, और कई लोगों को शायद पसंद ना, पर वो कहेंगे आई डोंट केयर, डीमोनेटाइजेशन की तरह इधर मतलब माइक और द हाईवे। Absolutely. और फिर उसके बाद योगी क्योंकि ये सब चीज़ों की जरूरत डंडा दिया जाएगा शायद और भी ज़्यादा। बिल्कुल। जैसे मैं बीच में कतर में था, I mean I was in दोहा, तो क्या हो गया कि मेरी जर्मनी से जो मुंबई की फ्लाइट थी वो मिस हो गई, और दूसरी फ्लाइट नहीं थी बिकॉज कतर डिड नॉट हैव दैट काइंड ऑफ कनेक्टिविटी विद इंडिया कि मुझे दूसरी फ्लाइट इमीडिएटली मिल जाए। उसकी वजह से मुझे कतर रहना पड़ा। थैंकफुली दे गेव मी अ स्टे इन होटल ब्लू सफायर, वन ऑफ द रिसॉर्ट्स ओवर देयर, और उनकी गाड़ी मिल गई BMW चलाने के लिए जब तक मैं वहाँ पे था। तो जब मैं कतर में था, मेरे ड्राइवर ने BMW में मुझे ड्रॉप किया उस होटल में जहाँ पे मुझे रहना था। ऑब्वियसली एयरपोर्ट से फ्री ड्रॉप था। एक छोटी सी चाय की ग्लास जो है, छोटा सा ग्लास जो है चाय का, उसने रख दिया डैशबोर्ड पे, गाड़ी के डैशबोर्ड पे रख दिया। जैसे उसने डैशबोर्ड पे ग्लास रखा, वो गाड़ी चलाने लगा 180 के स्पीड पे, 190 के स्पीड पे। मुझे लगा ये चाय तो हर जगह फैल जाएगी, पहले मेरे मुंह पे आ जाएगी। आप सरप्राइज हो जाओगे कि 40 मिनट तक वो चाय वैसी की वैसी थी, कुछ नहीं हिली। इनफैक्ट वो आराम से पी रहा था, उसने खत्म भी कर दी वहीं रख के। तो मैंने उसको पूछा कि अपनी जो रोड है वो कल बनाया है क्या, जो मतलब चाय बिल्कुल नहीं हिल रही, कि आपने कल रोड बना दिया? उसने मुझे कहा है 30 साल पुराना रोड है, ऑलमोस्ट 30-40 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ उसको। तो मैंने पूछा ऐसे कैसे पॉसिबल है? बोलता यहाँ पे एक रूल है कि अगर रोड खराब हो जाए ना, यहाँ का जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है उसका जो हेड है, जो स्टेट का जो हेड है, जो स्टेट होती है, और जो रोड डिपार्टमेंट का हेड है, तीनों की जॉब वहीं चली जाएगी। इसलिए कोई हिम्मत नहीं करता रोड खराब करने की। कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा। अब यही कॉन्सिक्वेंसेस चाइना में भी है, तो ये इंडिया में नहीं है, इसकी वजह से इंडिया मार खा रही है। तो इंडिया में मतलब तुगलकी फरमान स्टाइल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये नहीं करा तो ऐसे डंडे पड़ेंगे, ऐसे छितर पड़ेंगे। जिस चीज़ के लिए होना चाहिए उसके लिए होना चाहिए, जिसके लिए नहीं होना चाहिए अनफॉर्चुनेटली उसके लिए है, वो निकाल दो, नहीं चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन। तो जैसे टॉपिक लाइक LGBTQI, सिंस वी आर टॉकिंग वेरी ओपनली, अभी LGBTQI में क्या होता है कि आई वुड से गो अहेड, डू LGBTQI रिफॉर्म्स, उनको शादी करनी लो, बट the consequences of this are very complex. तो इसमें क्या होता है कि let's say tomorrow you have a son, आपका कोई बच्चा है, वो स्कूल में जाए जहाँ पे LGBTQI के बच्चे अलाउड है। अब आपका बच्चा नॉर्मल है, लेकिन वो फ्रेंड है उस बच्चे का जो LGBTQI है। अच्छा। और उसकी वजह से अगर वो आपका बच्चा LGBTQI में बन जाए तो आपको एक्सेप्टेबल होगा? ये सवाल होता है। बहुत अच्छा। तो सोशली हम लोग इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही केयरफुली होनी चाहिए। जैसे दूसरा, जब आप LGBTQI लीगलाइज करते हो करो, लेकिन इसमें और एक चीज़ होती है कि LGBTQI जो है, जो सब शादी कर रहे हैं, वो लोग बच्चे भी अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कल वो बच्चा नॉर्मल होगा वो तो उसका तो डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो क्या उनको अलाउ करना चाहिए एक बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए? ये भी सवाल होता है। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन का नंबर, मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता कि आप 1-2 कानून डालो, बोल हमने 2-3 कानून डाल दिया, हमारा नंबर पूरा हो गया, कोटा पूरा हो गया, वैसे नहीं करना है। बहुत केयरफुली इम्प्लीमेंटेशन करनी है इसकी। अब विनय मैं थोड़ा सा वापस टेक्नोलॉजी में आ रहा हूँ। आपने डीपॉपुलेशन की बात कर दी, आपने कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात कर दी। क्या आपको ऐसा लगता है कि 2025 तक लेट्स से US इतना पैसा छाप लेगा
कि फिर यूएस डीप स्टेट के पास कोई चॉइस नहीं होगा और उसने शायद इंडियन डीप स्टेट या इंडियन गवर्नमेंट को कह दे कि आपके पास 2026 तक का टाइम है, सारे रिफॉर्म कर दो और उसके बाद दुनिया का सारा कैपिटल इधर आने वाला है और फिर इंडिया विल बी द ग्रोथ इंजन ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कुछ है फ्रॉम So टेक्नोलॉजी when you say deep पर्सपेक्टिव। state, I would like to mention two deep states. Always, always. The old deep state and the new deep state. ग्रेट, तो आप थोड़ा सा ऑडियंस को बताएंगे कि डीप स्टेट क्या है, फिर ओल्ड क्या है, फिर न्यू No, क्या है। I won't get into that. Probably अगले आपके प्रोग्राम में ईशान आपको बताएंगे because ये जो इन्फॉर्मेशन है डीप स्टेट की काफ़ी थोड़ी सी ट्रिकी है और उसको पब्लिक में रिवील करना भी इतना आसान नहीं है हाँ। क्योंकि इसमें क्या चैनल होता स्ट्राइक है आउट हो जाता है। एग्जैक्टली खाली कंट्री नहीं आता लेकिन लोगों के नाम भी बाहर आ जाते हैं इसमें, तो इसलिए डीप स्टेट के बारे में बात करना इतना ईजी नहीं है। हाँ, लेकिन हाँ एक बात है कि अगर आप जो देख रहे हो यस इंडिया डज हैव अ कैपेबिलिटी टू बिकम द वर्ल्ड सुपर पावर। आई विल से डेफिनेटली यस, हाँ, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया नंबर 1 पर आ जाएगा, ज़रूर आ जाएगा, लेकिन इसके लिए सोशल रिफॉर्म्स चाहिए, पर बहुत एक- सारे सोशल रिफॉर्म्स चाहिए इसके लिए वहाँ पहुँचने के लिए। आप एक सिंपल चीज़ देखना कि गुजरात टूरिज्म की डेवलपमेंट जो है काफ़ी टाइम से नहीं हो रही थी, वो अब हो रही है। अब किसी को पता नहीं था कि कच्छ में कुछ है। कोई अगर बोले कि मैं कच्छ जाना चाहता हूँ, बोलता है पागल हो गया, कच्छ जा रहा है, दिमाग खराब हो गया। और अब सब लोग बोल रहे हैं मुझे कच्छ जाना है, मुझे कच्छ जाना है, मुझे कच्छ जाना है। गिफ्ट सिटी गिफ्ट सिटी क्या? और वैसे ही महाराष्ट्र का जो कोंकण कोस्ट है, महाराष्ट्र में जितने ट्रांसफर महाराष्ट्र बहुत ही ब्यूटीफुल कोंकण कोस्ट है, लेकिन वो बर्बाद किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो बाहर की शिप्स आती है वो गंदगी डंप करती है उस पानी में। वाह, और इनको परमिशन कैसे मिल रही है ये मुझे पता नहीं, ये तो इलीगल है, कोई कंट्री नॉर्मली अलाउ नहीं करता, लेकिन यहाँ पे वही शिप पूरा पानी बर्बाद करके जाती है और ये जहर बन जाता है वो पानी। नहीं, पर मेरा सवाल ये है क्या वो इंडिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 12 नॉटिकल माइल्स के बाहर डंप करते हैं कि अंदर करते हैं? अंदर करते हैं, वो अलग प्रॉब्लम है। हाँ अंदर करते हैं, उसकी वजह से लोकल रेसिडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, तो अब हम बाकी शायद नेक्स्ट एक और वीडियो में शूट करेंगे। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी हमारी वीडियो सीरीज़ और हम थोड़ा और आगे शूट करेंगे। चलिए, धन्यवाद।